मजेदार बात है, ऐसे डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग के लिए कोई लाइसेंस इशू नहीं किया, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता। यानी ऐसा हो सकता है क्या? इकोनॉमी में कोई ऐसा होता है क्या? फाइनेंशियल मार्केट में कभी ऐसा होता है क्या? सामान्य दुकानदारी में भी ऐसा होता है क्या? किसी को आप सौदा बेचे, न बेचने वाले को पता है कितने का किसको बेचा, न खरीदने वाले को पता है किसका कितने का किससे खरीदा। हो रहा है तमाशा, सब जवानी जमा खर्च हो रहा है। तो ये डेरिवेटिव्स का मार्केट, ओवर द काउंटर कमोडिटी डेरिवेटिव्स का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, और जब बढ़ा तो एक हाइप क्रिएट किया गया कि आज जो जितने में वादा हमने किया ना 2 महीने के बाद में और वैल्यू बढ़ने वाली है, तो उसने फर्दर बेच दिया। उसको लगा और 2 महीने के बाद में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, उसने फर्दर बेच दिया। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 2004 से 2008 के पीरियड में, यानी विद इन 4 इयर्स, ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स की नोशनल वैल्यू बोलते हैं, काल्पनिक वैल्यू, वास्तविक वैल्यू नहीं, नोशनल वैल्यू है, दिखावे की वैल्यू है, वो कोई 20 गुना बढ़ गई। अब 20 गुना डेरिवेटिव्स का कारोबार बगैर किसी साउंड फुटिंग के, बगैर किसी रियल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के हो जाए, उस इकोनॉमी का क्या भविष्य होगा, इसका हम विचार कर सकते हैं। ये दूसरा खेल हुआ। एक तीसरा भी खेल हुआ मजेदार, आपको लगेगा कैसे लोग, उसके लिए आजकल वहां शब्द प्रयोग हो रहा है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैपिंग। ये सब अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैपिंग, उनका इसके कारण से मर गए। ये क्या है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैपिंग? तो डूबते ऋणों की अदला बदली, ऐसा हुआ कभी? यानी आपको पता है कि ऋण डूबने वाला है और उसका एक्सचेंज हो रहा है, उसकी अदला बदली हो रही है, उसको खरीदा बेचा जा रहा है, डूबते हुए ऋण। इसको कहा गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैपिंग। ये क्यों हुआ? ये हुआ कि ये देखो, ये जैसे सट्टा जैसा है, ये डूबने वाला है, पर हो सकता है आपका भाग कर जाए, तो हम आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पर ये डूबता ऋण बेच रहे हैं, खरीदोगे? और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्सपर्ट की कंसल्टिंग एजेंसीज हो गई। और आजकल कंप्यूटर के जमाने में अगर आप किसी चीज को सामान्य लोगों के सामने पेश करो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में पेश कर दो, ये बढ़िया तरीका होता है। यानी सामान्य आदमी समझ न सके, इस रूप में उसका पैकेजिंग बना करके पेश करो। तो कंप्यूटर के थ्रू भिन्न भिन्न प्रकार के इन डूबते ऋणों के पैकेजिंग उन्होंने निकाले और उन लोगों के सामने पेश किया। देखो रिस्क तो है, पर एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? जो एडवेंचर कर सकता है वही एंटरप्रेन्योर है, और जो ऐसा एडवेंचर करेगा उसी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। इस झांसे में डूबते ऋणों की वहां पर अदला बदली हो गई, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितनी हुई? सामान्य नहीं, जितना सारे संसार की जीडीपी है ना, सारे संसार की जीडीपी, उस सारे संसार की जीडीपी से भी ज्यादा डूबते ऋणों की अदला बदली। अब बचेगी ऐसी कोई बात। तो एक कुल मिलाकर के जो डायमेंशन है इस वैश्विक मंदी का, एक डायमेंशन ये है। एक दूसरा डायमेंशन भी है जो मैंने प्रारंभ में कहा, कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं किया। तो कॉमन सेंस दूसरी बात क्या कहती है? कॉमन सेंस दूसरी बात ये कहती है, अपने बड़े बुजुर्गों ने अपने को यही सिखाया। हमारे नरोत्तम भाई आपको बार बार भारतीय संस्कृति की बात बता रहे थे, तो अपने को क्या अपने घर में समझाते हैं, देखो भाई खर्च करते समय अपनी जेब का ख्याल करना, ये सामान्य बात है ना। जितनी इनकम है, खर्च करते समय इनकम का ख्याल करो। वो कहावत ही है ना, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सो, ऐसा कहते हैं। जितनी लंबी आपकी रजाई चादर हो उतने ही पैर पसारिए, नहीं तो सर्दी में ठंडे मर जाओगे, सिकुड़ जाओगे ना। पैर तुम्हारे लंबे हैं और रजाई छोटी है, क्या होने वाला? बर्फी जमेगी ना। तो इसलिए कहा समझदार लोगों ने कि आप एक्सपेंडिचर करते समय, खास तौर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हुए, ग्राहक ने खर्च करते समय क्या ख्याल करना? इनकम का ख्याल करना। पर अमेरिकन लोग तो क्या सारी प्रज्ञानुसी की बात है, हम तो बहुत एडवांस हो गए।
इतने पुरानी सलाह वाला को नहीं मानते। तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम तो कई गुना खर्च करेंगे जितनी हमारी इनकम है। ये तो पुराने लोग करते थे, पिछड़े देश के लोग करते थे, जिनको कम समझती वो लोग करते थे, हम तो बड़े एडवांस हो गए। तो उन्होंने अपनी इनकम से कई गुना खर्च करना शुरू कर दिया। हमारे अपने देश में बराबर बचत करने की आदत है, उनको आगे 5 साल तक जो इनकम होने वाली है उसको आज खा गए। अमेरिका का पर कैपिटा कंजम्पशन दुनिया में सर्वाधिक है और इसीलिए ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटे हैं, साइकेट्रिक पेशेंट है, वो खूब खाते हैं, खूब चढ़ते रहते हैं सारा दिन भर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनका कई गुना बढ़ गया। इसका भी परिणाम उनके अंदर ऐसा आया कि धीरे धीरे करके संपूर्ण अमेरिकन इकोनॉमी क्रेडिट कार्ड डिपेंडेंट इकोनॉमी, सब क्रेडिट कार्ड के भरोसे चलता है। और कितना क्रेडिट कार्ड है आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मैं बताता हूं आजकल फिगर सब जगह पर। अमेरिका में कुल मिलाकर परिवारों की संख्या 11 करोड़ है, यानी टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स आर 11 करोड़। हाउस होल्ड्स किसको मानते हैं, परिवार किसको मानते हैं? कोई भी दो व्यक्ति गलती से साथ साथ रहे वो परिवार हो गए। हस्बैंड वाइफ होना जरूरी नहीं, तो होता ही नहीं, बार बार बदलते हैं ना, हा? जिंदगी भर साथ रहने के लिए शादी थोड़ी करते हैं, हर बार नया, ऐसा चलता है। तो एनी 2 persons लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड हाउस होल्ड। ऐसे हाउस होल्ड्स की जो गिनती हुई वो 11 करोड़। ऐसे 11 करोड़ परिवारों के पास में कितने क्रेडिट कार्ड है? 120 करोड़। कल्पना करें, बचेगा देश, बचेगी इकोनॉमी। छोटा बच्चा जब नर्सरी क्लास में स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और घर आकर के अपने पापा को कहता है, पापा नाउ आई हैव बिकम टू हैव क्रेडिट कार्ड। क्यों भैया, कैसे हो गए तुम क्रेडिट कार्ड? कि स्कूल में मास्टर जी ने मुझे टेलीफोन करना सिखा दिया है। वहां के स्कूल में बच्चे को सबसे पहला टेलीफोन नंबर कौन सा सिखाते हैं? तो घर में माँ बाप डांटे या स्कूल में मास्टर जी डांटे तो पुलिस स्टेशन को सबसे पहले फोन कर। तो वो जैसे ही सिखा दिया, ही बिकम्स एलिजिबल टू हैव क्रेडिट कार्ड। ऐसे छोटी छोटी बच्चों के पास में क्रेडिट कार्ड है। तो कुल मिलाकर के वहां की इकोनॉमी में इतनी बड़ी मात्रा में और क्रेडिट कार्ड हो जाने के कारण से बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने ये उधार लेकर के और खर्च करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकन इकोनॉमी में पिछले अनेक वर्षों का जब इकोनॉमिक ट्रेंड देखते हैं तो बड़े मजेदार कोरिलेशन ध्यान में आते हैं। 1980 में, कोई बहुत पुराना हिस्ट्री नहीं है, रीसेंट हिस्ट्री है, 1980 में वहां बैंक में कोई अपना डिपॉजिट जमा कराता था तो डिपॉजिट्स पर जो बैंक रेट थी अमेरिका में वो 23% थी। और उस समय तक वहां परिवार की इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी। ये लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज वाला कॉन्सेप्ट नहीं चला था उस समय तक। आजकल तो काफी बड़ी मात्रा में हो गया ना, लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, बगैर शादी के साथ साथ। उस समय नहीं था। व्यक्ति बचत क्यों करता है? देखिए, बचत 2 कारणों से करता है। बचत को अगर उसने बैंक में जमा कराया तो एक रीजनेबल उसको इंटरेस्ट मिल जाता है, इससे गारंटी है भाई उसको एक रीजनेबल इंटरेस्ट की इनकम हो गई है तो एश्योर्ड इनकम है, मैं बचत करके बैंक में जमा करा दूंगा। बचत करने का एक दूसरा कारण रहता है, मैं परिवार के लिए बचत करता हूं, परिवार के प्रति मेरा स्नेह है, मैं अपने बच्चों की शादी के लिए करना चाहता हूं, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना चाहता हूं और अपने मरने के बाद में भी मेरे संतान के लिए कुछ न कुछ छोड़ देना चाहता हूं। तो ये जो परिवार के प्रति मेरा स्नेह भाव है, आत्मीयता भाव है, ये परिवार का अटैचमेंट व्यक्ति से बचत करवाता है। वहां अगर आप पिछले वर्षों को स्टडी करेंगे लगातार, ये दोनों ही चीजों में डिटोरिएशन हुआ है। जो 23% वहां पर था वो रेट करके 1% के करीब रह गई आज तक, तो खत्म हो गया। Why should we waste our money? Why should we deposit our money in the banks? क्या चार में रह गया, इतना कम ब्याज देके क्या फायदा, खाओ पियो मौज करो। तो उन्होंने बंद कर दिया। परिवार नाम की संस्था रही नहीं है, न कोई हस्बैंड वाइफ नाम का संबंध है,
न कोई बच्चों का लेना देना है, वो नर्सरी में ही पैदा होंगे और वहीं रहेंगे। बूढ़ों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। बूढ़े माँ बाप को तो ओल्ड एज हाउसेज में भेज देंगे और उनके जन्मदिन के अवसर पर एक फूल ले जा करके कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, और फूल ले आएंगे। और क्या करते? तो कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है ना, तो इसने भी उनको डिससेविंग के लिए प्रेरित किया। दोनों कारणों से अमेरिकन इकोनॉमी में डिससेविंग शुरू हो गई और इसलिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने की प्रवृत्ति भी बढ़ गई। 1980 में जब इंटरेस्ट रेट 23% था, उस समय पर अमेरिका के कुल परिवारों का केवल 5.2 परिवार ही शेयर मार्केट में डील करते हैं। आज कुल मिलाकर अमेरिका के परिवारों का लगभग 55 to 60% हाउस होल्ड शेयर मार्केट में डील करते हैं। तो ऐसे नोशनल हवाबाजी के शेयर मार्केट में जिस देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या डील करती हो, वो शेयर मार्केट जब बैठेगा तो सारा देश बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो ये कुल मिलाकर के वहां की इस सारी स्थिति का कारण बना। अब प्रश्न ये है कि क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। समय तो भाग रहा है, तो क्यों हुआ? तो देखिए, चालाक लोग बहुत हैं। सबसे पहला उनका रिएक्शन क्या आया जब उनको पूछा गया भैया ऐसा क्यों हो गई? तो द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम द अमेरिकन एंड यूरोपियन एक्सपर्ट्स वाज दैट इट वाज ए mere failure ऑफ सम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। हमारी इकोनॉमी को कुछ नहीं बिगड़ा है, हम सब तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, भले चंगे हैं, कोई चिंता करने के, कुछ बैंक फेल हुए हैं थोड़े से, ऐसा उनका। तो बाद में लोगों ने सवाल पूछना किया, साहब जब बैंक फेल हुए आपके, आप सोते रहे क्या? आप क्या करते रहे? आपका शेयर मार्केट बैठ गया, आप क्या करता रहे? आपकी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? मान लीजिए अपन सरकार से पूछे, मंत्री महोदय से पूछे, भैया ग्राहक दुखी है, आपकी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है? तो लोगों ने पूछा, तो उनको ध्यान में आया ये तो गलत पकड़े गए, उसकी जिम्मेवारी तो है। आपने इन सब पर निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था की थी कि नहीं की थी? तो की थी। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पर जैसे हमारे देश में निगरानी करने का काम आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक करता है, ऐसे अमेरिका में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पर निगरानी करने का काम जो करता है उसका नाम है फेडरल रिजर्व। हमारी आरबीआई है, फेडरल रिजर्व, दैट इज रेगुलेटिंग एजेंसी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। ऐसे शेयर मार्केट पर निगरानी करने के लिए जो वहां रेगुलेटरी एजेंसी बनाई है उसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो सेकंड स्टेटमेंट आया, टू सर्टेन एक्सटेंट इट वाज ए फेलियर ऑफ आवर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑल्सो। कुछ न कुछ मात्रा में हमारे थानेदार भी ठीक नहीं रहे, है ना? सरकार करती है ना कई बार, ठीक है हम तो ठीक ठाक है, ये थानेदार नहीं कर पाता। ये जिसको हमने इंस्पेक्शन का काम दिया था ना, उसने गड़बड़ कर दी। तो रेगुलेटरी में मेरा ये निवेदन है कि एक समय ऐसा आया है अब वर्तमान में जब ईमानदारी के साथ में इसकी कारण मीमांसा होना चाहिए। ये दोनों कारण किसी हद तक सही है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं, आंशिक सत्य है। मैं आज अपने देश भर में अनेक विचारवंत लोगों के सामने घूम करके ये विषय रख रहा हूं कि ये केवल मात्र बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फेलियर नहीं है, ये केवल रेगुलेटरी मैकेनिज्म का फेलियर नहीं है, इट इज ए फेलियर ऑफ होल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द अमेरिकन एंड यूरोपियन इकोनॉमी। टोटल फेलियर है। आप किस अधिष्ठान पर खड़े हैं भाई? कौन से सिद्धांत पर खड़े हैं? आपका सिद्धांत का फेलियर है। इट इज ए फेलियर ऑफ देयर इकोनॉमिक सिस्टम इटसेल्फ। सिस्टम का ही फेलियर है। होल सिस्टम हैज बीन कोलैप्स्ड डाउन। इसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? और मैं आगे कहता हूं, और वो भारत के लोगों को समझने की आवश्यकता है, इट इज ए फेलियर ऑफ देयर ग्रोथ मॉडल। जो ग्रोथ मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया ना, जो डेवलपमेंट मॉडल प्रस्तुत किया है, वो डेवलपमेंट मॉडल धराशायी हो गया है। इसको आज हमको समझने की जरूरत है।
ऐसा जब मैं बोलता हूं, सवाल ये उत्पन्न हो सकता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा एक सवाल उत्पन्न। तो ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं, ये कोई नई घटना नहीं हुई है, कोई वेस्ट में पहली बार ये रिसेशन आया है, ऐसी नई घटना नहीं हुई। अगर हम पिछले 3 शताब्दियों का इतिहास देखें, 300 सालों का इतिहास देखें, तो ऐसे मेल्ट डाउन, ऐसे रिसेशन की घटनाएं लगभग 30-32 बार हो चुकी। ताजा अगर मैं एक आध घटनाओं का आपको स्मरण कराऊं, तो 1929-32 में 1929-32 में एक ऐसी मंदी आई थी, उसको इकोनॉमिक हिस्ट्री में ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, महामंदी ऐसा बोला गया, महामंदी आई थी। उसका ओरिजिन भी वहीं से हुआ था, पश्चिम से, और दुनिया के अनेक देशों को चपेट में ले लिया था। उस समय पर दुनिया भर में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी उसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्रैक डाउन होगी। उस समय पर कुछ हद तक ईमानदारी से यह स्वीकार किया गया, जो इकोनॉमिक पॉलिसी हम पढ़ा रहे हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो गई। क्या पढ़ाते थे हम उस समय पर यह पढ़ाते थे, मार्केट में अपने आप ही सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाती है, किसी को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा पढ़ाते थे। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी साइड। उसी को लेसेस फेयर इकोनॉमी बोला गया, उसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला गया। अपने आप सप्लाई डिमांड बराबर हो जाएगी भाई, तुम क्यों चिंता करते हो। तो ये कोलैप्स हो गया ये थ्योरी। तब एक केन्स नाम का अर्थशास्त्री आया था और उसने कहा था सोशल इंटरवेंशन इज ए मस्ट। अगर आपको सोसाइटी की इकोनॉमी को रेगुलेट करना है तो सोशल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। ये जो क्रैक डाउन्स आते हैं, ये मंदी तेजी आती है, ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये अपील्स आते हैं, ये डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है मार्केट में, अपने आप दुरुस्त नहीं होने वाला है। दुरुस्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें से केन्सियन रिवॉल्यूशन आया, केन्सियन इकोनॉमिक्स आई, उसकी एक नई किताब 1936 में आई, और फिर अमेरिका ने उस किताब का सहारा लेकर के, उस सिद्धांत का सहारा लेकर के न्यू डील पॉलिसी अपनाई। मुझे ऐसा लगता है फिर से एक अवसर आया है, एक नए तरह की आर्थिक चिंतन की आवश्यकता है, और वो आर्थिक चिंतन पश्चिम के लोग तो दे नहीं सकते, वो तो बासी हो गए। वो आर्थिक चिंतन देने का काम इस ऐतिहासिक घड़ी में भारत को करना पड़ेगा, और भारत को करेगा। क्या दे सकते हैं? तो सरल बातें, बहुत विस्तार में मैं नहीं आता हूं, सरल बातें तो 2-3-4 आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। ग्राहक पंचायत इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो ग्राहक के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो ग्राहक पंचायत वाले अगली बार मुझे इस कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। तो मैं बहुत वर्षों से एक विषय रख रहा हूं। आज का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूसर डोमिनेटेड, प्रोड्यूसर कंट्रोल्ड, प्रोड्यूसर रेगुलेटेड इकोनॉमी है। शब्द प्रयोग के लिए बोलते हैं उपभोक्ता राजा है, शब्द प्रयोग के लिए बोलते हैं, स्लोगन यही लगाए, पर है क्या बेचारा राजा? सच में है क्या? पट्टे जरूर है, स्लोगन जरूर है, वो तो ठगा जाता है, वो तो भरमाया जाता है, वो तो फुसलाया जाता है, वो तो दबाया जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट क्या है साहब? आपको फुसलाने का तरीका है कि नहीं? हेमा मालिनी जब पानी की बोतल लेकर के खड़ी हो जाएगी तो आप पानी की बोतल थोड़ी खरीदते हो, हेमा मालिनी की शक्ल खरीदते हो। आपको क्या पता ये पानी की बोतल में शुद्ध है कि नहीं? पहले समय में गावस्कर के हाथ में वो बल्ला देकर के कहते थे कि गावस्कर पहले क्रिकेट के मैदान में आया, उसको बॉल दी गई, उसका बल्ला ही नहीं चला, पर ग्रीन रूम में गया, कुछ पी करके आया और फिर छक्के छक्के लगाया, और फिर उसने कहा ये बॉर्नवीटा का कमाल, बॉर्नवीटा था। अब आपको क्या पता कि बॉर्नवीटा का कमाल है? तो कुल मिलाकर के अगर आप सारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक बिहेवियर
टोटल पॉलिसीज को स्टडी करेंगे, बहुत माइन्यूटली विस्तार में मैं नहीं जाता, तो प्रेजेंट डे इकोनॉमी इंक्लूडिंग इन इंडिया, क्योंकि भारत तो नकल ही कर रहा है ना अभी तक, तो हमारी सारी इकोनॉमी ये प्रोड्यूसर डोमिनेटेड, प्रोड्यूसर कंट्रोल, प्रोड्यूसर सेंटर, प्रोड्यूसर रेगुलेटेड है। मैं बहुत वर्षों से ये बात बोल रहा हूँ इस इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बदलने।